आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। 12 सितंबर मंगलवार के आज का दिन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू कुमार। आज पॉडकास्ट की शुरुआत कल शाम हुई 2 अहम बैठकों पर बातचीत से। एक देश की राजधानी दिल्ली में हुई और दूसरी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। दिल्ली में बीजेपी की एमपी के विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक थी। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज भी इसका हिस्सा थे। तो क्या हुआ इस बैठक में, सुनेंगे। मुंबई में कल शाम सर्वदलीय बैठक थी मराठा आरक्षण आंदोलन पर। इस बैठक में क्या सरकार इस मुद्दे का हल ढूंढ पाई है और इस मांग को पूरा करने में सरकार के सामने लीगल और पॉलिटिकल पेंच किया है, बताएंगे आपको। और एशिया कप में कल भारत ने पाकिस्तान पर एक बड़ी जीत दर्ज की और आज ही भारत का श्रीलंका से भी मुकाबला होगा। तो एक पोस्ट मैच और एक प्री मैच एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस। अगली आवाज है शुभम तिवारी की। राजद्रोह कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। केंद्र सरकार ने मई में कहा था कि वो रिव्यू कर रहे हैं। INDA गठबंधन की कैंपेन कमेटी की 13 सितंबर को पहली बैठक, रैलियों पर होगा विचार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 दिन के विदेश दौरे पर दुबई और स्पेन जाएंगी। केरल के कोझिकोड में बुखार से 2 लोगों की मौत, निपाह वायरस की आशंका, स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। मणिपुर के उखरुल में आया 5.1 तीव्रता का भूकंप, 20 किलोमीटर की गहराई में था केंद्र। रूस पहुंचे उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, आज हो सकती है राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात। मोरक्को में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2800 हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हराया। कुलदीप ने झटके 5 विकेट, कोहली राहुल ने लगाई सेंचुरी। आज भारत का श्रीलंका से होगा मुकाबला। 8 दिसंबर 2003 को उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। उस साल कांग्रेस राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में हारी थी। 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह को कुर्सी छोड़नी पड़ी। अगर 2018 से 20 तक के 2 साल कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को छोड़ दिया जाए तो 2003 से 2023 तक बीजेपी राज्य की सत्ता में है और अब फिर से चुनाव करीब है। बीजेपी इसी ट्रेंड को बरकरार रखना चाहती है और इसी को लेकर कल दिल्ली में पार्टी की बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसका हिस्सा थे। चुनाव में पार्टी की रणनीति कैसी हो, इसको लेकर चर्चा हुई। आज तक रेडियो रिपोर्टर है हिमांशु मिश्रा इस बैठक पर नजर बनाए हुए थे। हमने उनसे ही पूछा कि इस बैठक में और किन किन बातों पर चर्चा हुई है। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक जो है दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के घर पे हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महासचिव है BL संतोष और भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव जो प्रभारी और सह प्रभारी हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के, उनके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, VD शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय और हित्यानंद जो मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, वो इस बैठक में रहे। और इस बैठक में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर हर तरीके के फीडबैक पर बातचीत हुई। 13 तारीख को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। उसमें कुछ नए नामों को जो है वो उन पर चर्चा हुई। कुछ सीटों के लेकर जो बीजेपी को लगता है कि B ग्रेड और A ग्रेड की सीटें हैं जिन पे अगर फोकस किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को जीत सकती है। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री की यात्रा चल रही है और जो अलग अलग यात्राएं निकाली गई हैं, जन विश्वास यात्राएं, उन यात्राओं का फीडबैक लिया गया। उन यात्राओं में किस तरीके से आम जनता के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, साथ ही साथ संगठन में और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता के शीर्ष पे पहुंच सके। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो तय नहीं किया गया। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बात को कह चुके हैं कि चुनाव बाद विधायक दल की बैठक में जो है वो मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय किया जाएगा। यानी कि शिवराज सिंह चौहान अगले मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर अभी भी संशय है। हिमांशु, आपने अच्छे पैटर्न का जिक्र किया कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम घोषित करने से परहेज किया है और यही पैटर्न राजस्थान में भी दिखा। तो क्या ये माना जाए कि इन 2 राज्यों में बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप पर ही ज्यादा निर्भर है बजाय स्टेट लीडर्स के? देखिए, जो 18 साल हैं वो भारतीय जनता पार्टी पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में
सत्ता में रही है 2018 से अगर 20 का जो मार्च का महीना है वहां तक, यानी कि जो 18 महीने की सरकार थी, उन 18 महीने की सरकार में जो है वो कांग्रेस की सरकार रही थी कमलनाथ के नेतृत्व में। लेकिन एक बड़ा फैक्टर है, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जिस तरीके का एंटी इनकम्बेंसी है, उनको लेकर तमाम तरीके के सवाल जो है पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी उठते रहे हैं, और जनता का जो फीडबैक पार्टी के पास आया है उसमें शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, और इससे पार्टी ने ये तय किया और पार्टी की तरफ से घोषणा भी की गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस बात को कह चुके हैं कि चुनाव बाद विधायक तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे के लिए भी ये कहा जाता है कि वसुंधरा राजे संगठन को साथ लेकर नहीं चलती है जब वो सरकार में होती है। और हम सबको याद होगा कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नारा पार्टी के कार्यकर्ता भी लगाया करते थे, और ये बात खुद इस बात की तकसीद जो है वो पार्टी नेतृत्व भी करता था, और पार्टी नेतृत्व के कानों में भी सुनाई देती थी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे पैर नहीं। अगर 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में हारती है और 73 सीटें जीतती है 200 में से, लेकिन दूसरी तरफ जब 6 महीने बाद जो है लोकसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 25 में से 25 लोकसभा की सीटें जीत जाती है। और यही चीज अगर हम देखें तो 2018 के विधानसभा चुनाव जो हुए थे मध्य प्रदेश के, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 106 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 29 में से 28 सीटें जीतती है, यानी कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो विधानसभा चुनाव में थी। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव होते हैं और उनके नाम पे पार्टी चुनाव लड़ती है, तो उसपे ये देखने को नजर आता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो धुल जाती है और पार्टी को एक बड़ी जीत मिलती है लोकसभा चुनाव में, चाहे वो राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव के नतीजे देखने को मिले हो या मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है 90 में से 15 सीटें जीती थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा में जो है 11 में से 2 लोकसभा सीटें जीती थी। तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो है मुख्यमंत्रियों के खिलाफ में थी, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बहुत बारीकी से समझ रही है और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। और कल जब राजधानी दिल्ली में भाजपा ये बैठक कर रही थी, उसी वक्त महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी एक बैठक हुई, लेकिन ये किसी पार्टी की नहीं बल्कि सर्वदलीय बैठक थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये बैठक बुलाई थी। दरअसल मराठा आरक्षण आंदोलन वहां अभी भी राज्य सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ है। इसी मांग को लेकर मराठा समाज के नेता मनोज जरांगे करीब 2 हफ्ते से भूख हड़ताल पर हैं। प्रशासन से उनकी बातचीत लगातार बेनतीजा रही है। सरकार के सामने मुश्किल है कि 42 साल से चल रही इस मांग को जब साल 2018 में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 16% आरक्षण देकर पूरा किया था, तो हाईकोर्ट ने इसे घटाकर नौकरियों में 13 और शिक्षा में 12% कर दिया। फिर साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को पूरी तरह से ही रद्द कर दिया। राज्य में चुनाव भी दस्तक देने को है और उससे पहले लोकसभा चुनाव भी है, इसलिए भी ये राज्य सरकार के लिए बड़ी चिंता है। तो कल की सर्वदलीय बैठक में क्या बातें हुई इस मुद्दे के हल को लेकर और कौन कौन दल और नेता वहां मौजूद रहे, पूछा मैंने मुंबई में आज तक रीडर रिपोर्टर ऋत्विक भालेकर से। देखिए, मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल महाराष्ट्र के जालना जिले में अनशन पर बैठे और क्योंकि सरकार की तरफ से कई कोशिशें विफल रही, कई सारे डेलीगेशंस उन्हें जाकर प्रपोजल देकर आ चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके उनका अनशन और आंदोलन जो है वो दिन ब दिन तीव्र होते दिख रहा है। ऐसे में जो मुंबई में सर्वदलीय बैठक थी, इसमें विपक्ष से लेकर सभी छोटी मोटी पार्टियां जो है वो शामिल थी और बैठक के बाद अब ये सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं सभी पार्टियों ने मिलकर एक रिजोल्यूशन पास किया है जिसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो भी निर्णय आना है वो आएगा। सरकार उस पर लगातार काम कर रही है, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल अपना अनशन वापस ले, तुरंत वापस ले और इस तरह की मांग सर्वदलीय नेताओं से इस रिजोल्यूशन में की गई है। बात करें अगर विपक्ष की, तो विपक्ष ये बता रहा है
कि एक तो सरकार ने सबसे पहले मराठा आरक्षण को लेकर अपनी क्या भूमिका है वो स्पष्ट करनी चाहिए, और दूसरी अहम बात वो ये कह रहे हैं कि मराठाओं को अगर आरक्षण देना है तो किसी दूसरे समुदाय के ओबीसी हो, धनगर हो, इनमें से किसी का आरक्षण डिस्टर्ब ना हो। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस यानी कमजोर आर्थिक दुर्बल घटक जो है उनके कोटे से मराठाओं को आरक्षण देने के बारे में सोच विचार किया जाए। ऋत्विक, चूंकि हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस पर रोक लगा चुका है, लेकिन सरकार के लिए ज़रूरी भी है कि वो चुनाव से पहले इसे सॉल्व भी करे। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि लीगली क्या पेच है सरकार के सामने इस मांग को पूरा करने में। देखिए, लीगल पेज तो काफी कॉम्प्लेक्स है इसमें, क्योंकि 2018 से जब से ये मांग उठी है तब से हमने देखा कि सरकार ने विधिमंडल पे इस पर एक कानून पारित किया जिसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, हाईकोर्ट में इसे अपील किया गया। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो 16% आरक्षण की बात है उसे कम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस आरक्षण को मान्यता ही नहीं दी, उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया, और अब जो है स्टेटस को बना हुआ है। सरकार ने फिर से एक क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो दाखिल की है। लेकिन लीगली अगर देखा जाए तो आज जो सरकार में महायुति की सरकार है जिसमें शिवसेना शामिल है, बीजेपी शामिल है, या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस हो या शरद पवार की एनसीपी हो या तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, सभी के कार्यकाल में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर कोई हल नहीं निकल पाया है, और कोशिशें काफी हुई, लेकिन कानूनी तौर पर ये इतना पेचीदा मामला है कि कोई इसे आरक्षण में तब्दील नहीं कर पाया है। तो अब देखा जा रहा है कि विपक्ष में हो चाहे सरकार में हो, हर कोई जो है इसमें विफल ही दिख रहा है और सिर्फ इस मुद्दे की राजनीति होती दिख रही है। जी, और एक आखिरी सवाल ऋत्विक, ओबीसी में अन्य जातियों की मराठे की इस मांग पर नाराजगी की बातें हमने सुनी होंगी। अगर राज्य सरकार इस मांग को एड्रेस करे तो ओबीसी कैटेगरी में शामिल जो अन्य जातियां हैं उनका विरोध कितना परेशान कर सकता है सरकार को? देखिए, नाराजगी ही नहीं बल्कि बाकी सारे समुदाय जैसे ओबीसी हो, धनगर हो, ये तो आक्रामक हो गए हैं। अभी से वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मराठाओं को आरक्षण दिया गया और वो भी उनके कोटे से अगर दिया गया तो वो भी सड़क पर उतरेंगे, वो भी आक्रामक रूप से आंदोलन करेंगे। अब सरकार जो है पूरी तरह से दुविधा में दिख रही है, अड़चन में दिख रही है। अब देखना ये है कि क्या इस पे हल निकलता है, क्योंकि लगातार बैठकों का सत्र भी शुरू है और कहीं ना कहीं मनोज जरंगे पाटिल का जो अनशन वहां पर जालना में शुरू है वो किस तरह से वापस लिया जाए, उसके लिए सरकार क्या अब कदम उठाती है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋत्विक। क्रिकेट के वनडे मुकाबलों में हम कब सुनते हैं कि कोई टीम 228 रनों से हार गई? कभी कभी तो 228 रन ही लड़ने लायक टारगेट बन जाता है, लेकिन कल पाकिस्तान भारत से एशिया कप के मुकाबले में इतने रनों से हार गया। बारिश ने ये मुकाबला दूसरे दिन तक खींचा था। दूसरे दिन यानी कल भी बारिश हुई, लेकिन मैच पूरा हो गया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 2 विकेट पर 356 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 32 ओवर में 128 रन ही बना पाई। भारत की तरफ से 2 शतक भी आए, विराट कोहली और केएल राहुल के। गेंदबाज कुलदीप यादव ने 5 विकेट भी लिए, जिसके दम पर भारत ने पाकिस्तान पर अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। वैसे आज भारत का श्रीलंका से भी मुकाबला होना है और इससे तय होने जा रहा है कि भारत एशिया कप के फाइनल्स के लिए अपनी दावेदारी कितनी मजबूत करेगा। आज तक रेडियो में हमारे साथी कुमार केशव ने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल से इस पर विस्तार से बातचीत की है। सुनिए वो बातचीत। इकबाल, कल दिन भर पॉडकास्ट में हमने बात की थी मैच को लेकर के, तो आपने कहा था कि अगर मैच पूरा होता है तो इंडिया इसे जीत जाएगी, बशर्ते पाकिस्तान बहुत कुछ अप्रत्याशित न करे। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान ने तो हथियार ही डाल दिए, एकदम कंप्लीट सरेंडर रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस रही बहुत डोमिनेटिंग रही। डोमिनेट किया कुलदीप यादव ने, बाकी सभी गेंदबाजों ने चिप इन किया। बिल्कुल सही बात है केशव, बहुत ही शानदार। मतलब जितना हम बैटिंग को लेकर के महिमा मंडन कर रहे थे कि हमारे बल्लेबाज एक लंबे अरसे के बाद चले हैं, बड़ी खुशी हुई, टॉप 4 ने रन किए, बट वो आधी खुशी थी, असली खुशी तो आनी बाकी थी। और एक्चुअली जब गेंदबाजों ने गेंदबाजी की तो ऐसा लगा कि यार ये टीम इंडिया तो बिल्कुल अलग है।
और केशव देखिए, इस जीत का बहुत बड़ी जीत है डेफिनेटली। जब पाकिस्तान के खिलाफ आप जीतते हैं तो उसके बड़े मायने होते हैं, और क्योंकि आप विश्व कप से ठीक पहले पाकिस्तान जैसी टीम को आपने हराया, तो इसका एक मुझे लगता है कि बहुत साइकोलॉजिकल एडवांटेज भारत को मिलेगा। लेकिन जहां तक बॉलर्स का आपने जिक्र किया, देखिए, एक तो अंडर द लाइट आपको थोड़ी असिस्टेंस रहती है फास्ट बॉलर को, लेकिन जितना गियर्ड अप और जितना फायर्ड अप भारत की पेस बॉलिंग, हालांकि कुलदीप ने 5 विकेटें ली, उसमें कोई शक ही नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बट मुझे ज्यादा खुशी हुई कि भारत के फास्ट बॉलर्स ने किस तरह की गेंदबाजी की। जसप्रीत बुमराह मतलब आग उगल रहे थे, इतनी जबरदस्त स्विंग करा रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था। सिराज वो भी बेहतरीन लय में दिखे, और जो मतलब बाउंस उन्होंने हासिल किया, जो मूवमेंट उन्होंने हासिल किया, कोलंबो की पिच का कंडीशन का भरपूर लाभ उठाया। अच्छा, इन दोनों से पार पाए, इसके बाद आ गए हार्दिक पांड्या, इसके बाद आ गए शार्दुल ठाकुर। हर गेंदबाज इतनी सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहा था कि पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। बाबर आजम जैसा बल्लेबाज, जो दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है, उनके पांव नहीं चल रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गेंद अंदर आएगी तो कैसे संभालें, बाहर जाएगी समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सी गेंद अंदर आ रही, कौन सी बाहर जा रही है। तो ये दिखाता है कि इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी भारतीय फास्ट बॉलिंग में दिखी। ये देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। रफ्तार सबके पास 140 के करीब है, 140 प्लस सिराज और बुमराह डाल रहे थे, हार्दिक ने भी आकर के 140 टच किया, शार्दुल भी पूरा अपने मोजे उन्होंने ऊपर खींचे हुए थे, 136 135 लगातार डाल रहे थे। तो ये जो कंबाइंड एफर्ट दिखा फास्ट बॉलर्स का, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्लस है। और एज अ यूनिट, चाहे आप बैटिंग यूनिट के जैसा हमने बात किया कि एज अ यूनिट भारतीय टीम क्लिक करी और टॉप ऑर्डर बड़े अरसे के बाद एक साथ क्लिक करता हुआ नजर आया, उसी तरह से भारत की जो बॉलिंग अटैक है, चाहे फास्ट बॉलर्स हों चाहे स्पिनर्स हों, सभी ने बेहतरीन गेंदबाजी की। हालांकि जरूर इन अच्छे प्रदर्शनों के बीच में जडेजा छुप गए, उनसे उम्मीदें हैं कि रहती हैं कि वो विकेटें दिलाएं, बट ठीक है, हर गेंदबाज हर दिन आपको विकेट नहीं दिलाता। लेकिन ओवरऑल ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया, हर क्षेत्र में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को पटखनी दी है। ये जीत बड़ी है, और इतनी बड़ी है कि आपका कॉन्फिडेंस 2 गुना 4 गुना बढ़ा दे। लेकिन बैक टू बैक मैचेज हैं, आज श्रीलंका के साथ भिड़ना है इसी कोलंबो के मैदान में, कितना मुश्किल होगा, क्योंकि प्लेइंग 11 भी देख लें, थके भी होंगे खिलाड़ी कुछ, तो प्लेइंग 11 को आप कैसा देखते हैं, क्या कोई बदलाव वहां देखते हैं? और दूसरा कि श्रीलंका कितनी बड़ी चुनौती पेश करेगा भारत के लिए, क्योंकि ठीक है दिन अलग होगा, मैच अलग होगा और टीम भी अलग होगी, तो आज के मैच के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली 2 लगातार दिन क्रिकेट खेलना थोड़ा थकाऊ तो होता है, और स्पेशली इस तरह के जो रेन इंटरप्शंस होते हैं, वहां खिलाड़ी फिजिकली से ज्यादा जो है मेंटली थक जाता है, तो यकीनन थोड़ा सा फटीग फैक्टर तो होगा। और हमने देखा बीच बीच में केएल राहुल अपने हैमस्ट्रिंग को पकड़ रहे थे विकेट कीपिंग करते हुए, क्योंकि अभी अभी इंजरी से लौटे हैं वो। उन्होंने शतक बनाया, बड़ी पारी खेली, लंबे देर तक वो मैदान पर रहे। तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस भारतीय टीम में हो सकता है आप केएल राहुल को बाहर कर दें, श्रेयस अय्यर को मौका दे दें, आप हो सकता है बुमराह को बाहर कर दें, शमी को ले आए, हो सकता है आप हार्दिक पांड्या को आराम दे दें, क्योंकि ये बड़े की प्लेयर्स हैं वर्ल्ड कप के लिए। और अगर इन खिलाड़ियों का थोड़ा सा इंजरी का, जैसे दोनों तो इंजरी से आए केएल और बुमराह, पांड्या का भी एक इतिहास है इंजरी का, उनकी हिस्ट्री है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर क्योंकि श्रीलंका के बारे में जैसा आपने कहा कि कितनी बड़ी चुनौती है, मुझे लगता है कि श्रीलंका की टीम इस एशिया कप में बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है, बहुत बढ़िया क्रिकेट नहीं खेल रही है। 2 मुकाबले बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने जीते, लेकिन उसमें स्ट्रगल दिखा उनका। एक मैच अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने जीता, जिसमें वो कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक ना होता तो शायद श्रीलंका की टीम यहाँ होती भी नहीं। तो श्रीलंका एक अपने घर पर खेलने का उनको एडवांटेज जरूर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई चुनौती वो पेश कर पाएंगे भारतीय टीम के सामने। बाकी देखिए, क्रिकेट है, क्रिकेट में एक अलग दिन होता है, और उस दिन में कोई भी आपके सामने तनकर खड़ा हो जाता है, जैसे उस दिन अफगानिस्तान की टीम श्रीलंका के अगेंस्ट खड़ी हो गई। तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, और भारतीय टीम अगर चाहे तो कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दे करके, जो उनके बेंच स्ट्रेंथ है, जो उनका जो आने जो और प्लेयर्स हैं, जैसे सूर्या को अगर आपने वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखा है तो आप उनको गेम टाइम थोड़ा दे सकते हैं, इनकेस कभी जरूरत पड़ी तो वो आ सकते हैं। तो हो सकता है कुछ चेंजेस आपको भारतीय टीम में जरूर देखने को मिलेंगे।
और अब बढ़ते हैं आज के अखबार सेगमेंट की तरफ। मेरे साथ शुभम तिवारी हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग। सभी प्रमुख अखबारों पर भारत की पाकिस्तान पर बड़ी जीत की खबरें हैं। हिंदुस्तान अखबार पर विराट कोहली की तस्वीर है जिसमें वो सेंचुरी लगाने के बाद जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक हेडलाइन है कि वनडे में कोहली सबसे तेज 13,000। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन सिर्फ 267 पारी में बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा भारत और सऊदी अरब में जो 8 अहम समझौते हुए प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस सलमान के बीच इन्वेस्टमेंट को लेकर, चाहे वो एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हो या फिर डिजिटलाइज और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ हो या फिर समुद्री जल का जो खारापन दूर करने की तकनीक है, इन सब पर समझौता हुआ है। वहीं एक खबर इंडियन एक्सप्रेस अखबार के हवाले से लिज मैथ्यू की एक रिपोर्ट है और उसमें ये कहना है कि जो संसद का सत्र करीब आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो चोटी के बड़े नेता हैं उनको भी इसकी खबर नहीं है कि सत्र में क्या होने जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी है कि G20 की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी की काडर प्रधानमंत्री मोदी के छवि को और बढ़ाकर जनता के सामने ले जाएगी। हिंदुस्तान अखबार में शुभम पढ़ रही हूँ, नौकरशाहों के खिलाफ बिना मंजूरी जांच हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की ओर से सोमवार को एक फैसले में ये व्यवस्था जो है वो दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मई 2014 में शुभम विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की जो धारा 6A था उसको रद्द कर दिया था और अब उन्होंने कहा है कि 2014 का जो उसका फैसला है वो 11 सितंबर 2003 से ही लागू होगा। ये जो 6A था इसमें कोर्ट ने इसे अमान्य करार दिया था और कहा था कि धारा 6A में जो दी गई छूट है केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को भ्रष्ट लोगों को बचाने की प्रवृत्ति है। एक खबर दैनिक भास्कर अखबार से, मून मिशन की सफलता के बाद भारतीय साइंटिस्ट समुद्रयान प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं और इसके तहत एक सबमर्सिबल को 2024 की शुरुआत में गहरे समुद्र में भेजा जाएगा। मत्स्य 6000 नाम की सबमर्सिबल की टेस्टिंग बंगाल की खाड़ी में होगी और इस मिशन के जरिए समुद्र तल से कोबाल्ट, निकल और सल्फाइड जैसी जो मेटल्स और मिनरल्स हैं उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। एक खबर और दैनिक भास्कर अखबार ही में है कि चीन के रक्षा मंत्री के लापता होने की खबर है और ये दावा जो है वो जापान में अमेरिका के जो राजदूत हैं रेहम इमैनुअल उन्होंने किया है। उनका कहना है कि 2 हफ्ते से चीनी रक्षा मंत्री को नहीं देखा गया है। ये खबर इसलिए भी अहम है कि चीन के जो रक्षा मंत्री हैं वो जिस दिन से गायब है उस दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की सेना से एकता रखने और स्थिर रहने की बात कही है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री क्विन गांग भी लापता हो चुके हैं और बाद में फिर उन्हें पद से हटना पड़ा था। वहीं अखबार जनसत्ता में खबर है कि राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। ऐसी खबरें हैं कि लोकसभा में वो नागौर से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हो सकती हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट के चेयरमैन को 22 सितंबर तक 12.5 करोड़ देने को कहा है, वरना कहा है कि अगर आप ये पैसे नहीं देंगे तो अगली तारीख को तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की जहाँ तक बात है, BBC पर हेडलाइन है कि किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया लीडर लिव्स ऑन आर्मर्ड ट्रेन फॉर विजिट टू पुतिन। उत्तर कोरिया के रूलर किम जोंग उन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए कल सोमवार को रवाना हो गए। वो अपनी खास ट्रेन से रूस की यात्रा पर निकले हैं। किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति के बीच यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया की ओर से रूस को हथियार देने पर चर्चा और सहमति बन सकती है। वहीं खबर अल जजीरा के हवाले से, अमेरिका और ईरान ने कैदियों की अदला बदली करने की डील साइन की है। इसके मुताबिक अमेरिका 5 ईरानी कैदियों को छोड़ेगा, इसके बदले में ईरान भी 5 अमेरिकी कैदियों को छोड़ेगा। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान को फ्रीज किए गए $6 बिलियन ट्रांसफ़र करने की भी छूट दे दी है। इस फंड ट्रांसफ़र पर अमेरिका के ईरान पर लगाए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक बयान को रॉयटर्स ने छापा है। बाइडेन ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने चीन की जो हाईएस्ट लीडरशिप है उससे उन्होंने बातचीत की और बकौल बाइडेन बीजिंग की आर्थिक स्थिरता ऐसी नहीं है कि वो ताइवान पर हमला कर सके। और चलते चलते जान लेते हैं 12 सितंबर का इतिहास। आज ही के दिन साल 1919 में तानाशाह एडोल्फ हिटलर की राजनीति में एंट्री हुई थी। उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की मीटिंग पहली बार अटेंड की थी। 1959 में आज रूस चांद पर पहुंचा था। सोवियत संघ ने आज ही के दिन लूना 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। 1944 में यूएस आर्मी ने पहली बार जर्मनी में प्रवेश किया। 1912 में भारत के जाने माने नेता और पत्रकार फिरोज गांधी का जन्म हुआ।
तो इसी जानकारी के साथ पॉडकास्ट आज के दिन में फिलहाल इतना ही। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है रोहित त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। अगली मुलाकात आपसे 10 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।